जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसे नहीं तो है जिंदगी, रो रो के तुम इसे खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हेलो फ्रेंड, मैं हूं भारती सर और स्वागत करता हूं आप सभी का सार्थक क्लासेस दरभंगा के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो चौथा है। 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है और जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपने अभी तक 3 वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो तीनों वीडियो देख लें, फिर और भी मजा आएगा। तो एक गुजारिश भी आपसे है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ा रहता है और मेहनत तो आप ही के लिए करते हैं और फ़ायदा भी आप ही को होगा। तो मेरे लिए तो इतना कर दें कि सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक से। इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। हालांकि चैप्टर का भी नाम यही है, प्रकाश का परावर्तन ही है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ये पढ़ेंगे। फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और इन सभी पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। यकीनन आपको वीडियो पसंद आएगा, आप बने रहें और समझ में तो आना तय है, ये मेरी गारंटी है। बस आप आखिरी तक बने रहें, सवाल आता है यहाँ से, फायदा होगा, बने रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो पहले इसी को समझते हैं। तो इसमें देखिए एक वर्ड है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। तो ये लाइट क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद उस लाइट का हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? परावर्तन पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो पहले रिफ्लेक्शन का मतलब समझ लेते हैं अपनी भाषा में, एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए होता क्या है, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में हैं और जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं और करने के बाद भी अपने घर में ही रहते हैं, तो इसी तरह की घटना घटेगी परावर्तन में भी। कहने का मतलब क्या हुआ? जगह चेंज नहीं होगा, मीडियम चेंज नहीं होगा। अब ऐसे समझिए, अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, किसी वस्तु पर पड़ी और पड़ने के बाद क्या होगा भाई? रिफ्लेक्ट होगा, वापस होगा। अगर वापस भी उसी माध्यम में हुआ, उसी मीडियम में हुआ जिस मीडियम में लाइट गया था, तब यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो यूं बोल दें, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन अगर माध्यम बदल जाए, मीडियम बदल जाए, कि प्रकाश ऐसे गया और किसी अन्य मीडियम में चला गया, तो क्या वह प्रकाश का परावर्तन होगा? तो आंसर क्या होगा? नहीं होगा। प्रकाश का परावर्तन नहीं कहलाएगा, वो अपवर्तन कहलाएगा, वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले रिफ्लेक्शन तो खत्म कर लें अच्छी तरह से। तो क्या बोला फ्रेंड?
कि एक ही माध्यम में जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जाती है, टकरा करके पुनः उसी माध्यम में बाउंसिंग बैक हो जाती है, लौट जाती है, तो यही प्रकाश का टकरा करके लौट का आना, इसी घटना का ही नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ मेरे ख्याल से लिखने जैसी ऐसी कुछ बात नहीं है, और हम लोग अभी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये थियरी तो नहीं, लिखना मेरे ख्याल से उतना बेस्ट अभी नहीं रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, आइए एक डायग्राम से समझ लेते हैं। चलिए एक डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि देखिए, मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है, और यही वस्तु आगे चल करके देखिएगा, इसी का नाम दर्पण रखेंगे, मिरर रखेंगे। तो मान लेते हैं कि अभी से ये मिरर ही है, ये दर्पण ही है, और ये जो मैं ऐसे ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में पॉलिश, इसको बोलते हैं कि पॉलिश किया हुआ है। तो ये कोई भी वस्तु हो सकती है, सरफेस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अभी चलिए दर्पण का नाम नहीं दे रहे हैं, इसका नाम क्या दे रहे हैं? कोई वस्तु रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? कोई वस्तु रख देते हैं। लेकिन इस वस्तु की खासियत क्या है जानते हैं? कि प्रकाश की किरण पड़ेगी तो अधिकांश भाग को क्या करेगा? लौटा देगा। पहले इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु बनी हुई नहीं है कि 100% प्रकाश की किरण जाएगी तो 100% क्या करेगा? वापस कर देगी, बाउंसिंग बैक कर देगी। ऐसी कोई वस्तु बनी नहीं है। हाँ, मैक्सिमम कर सकती है। तो मैक्सिमम क्या है? दर्पण। दर्पण ही मैक्सिमम वापस करती है। और जितना प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस होगी, जितना ज्यादा, उतना ही इमेज क्या होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? एकदम क्लियर दिखाई देगा, साफ सुथरा बनेगा। तो चलिए, वो प्रतिबिंब तो बाद की बात है, पहले इसको समझते हैं। तो माना कि एक वस्तु है, जिस वस्तु की खासियत क्या है कि प्रकाश की किरण अगर इस पर पड़ती है तो यह वापस कर देगी, अधिकांश भाग को क्या करेगी? वापस कर देगी। और इसी का नाम आगे जाकर के दर्पण हम लोग रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए यहाँ पर, माना कि ये एक प्रकाश की किरण है, ये एक प्रकाश की किरण है जो वस्तु पर आ रही है। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर तो आई, तो यहाँ पर आने के बाद फिर क्या होगा? कि लौटेगी। प्रकाश की किरण क्या होगी? लौटेगी। तो इस तरह से वापस ऐसे लौट जाती है, वापस लौट जाती है। लेकिन ये जो पूरी घटना है, इसके लिए माध्यम नहीं बदला, मीडियम नहीं बदला। एक्चुअली हम लोग प्रकाश जो पढ़ रहे हैं, इसमें 3 तरह का ऑप्टिकली 3 मीडियम होगा। पहला होगा वैक्यूम, जिसको निर्वात बोलते हैं, जहां पर हवा नहीं होती है। दूसरा विरल माध्यम, और तीसरा सघन माध्यम। तो ये 3 माध्यम हम लोग पढ़ेंगे। रेरर, जिसको विरल बोलते हैं, डेंसर, जिसको सघन माध्यम बोलते हैं। तो 3 तरह के माध्यम है, और ये माध्यम होता क्या है ये भी आगे आएगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपसे बनेगा, ध्यान दें। तो देखिए, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, माना कि जिस किसी भी मीडियम में आ रही है, माना कि वह जो मीडियम है, माना कि मीडियम 1 है। ध्यान दीजिएगा, मीडियम 1 से प्रकाश की किरण चल करके किसी वस्तु पर आई, और टकराने के बाद पुनः वापस जो आई वह मीडियम 2 में, M2 का मतलब मीडियम 2 और M1 का मतलब मीडियम 1। ये अपने समझने के लिए है, हालांकि इसका कोई और औचित्य नहीं है। तो बताइए, सॉरी मीडियम 2 लिख दिया, मीडियम 2 नहीं होगा, मीडियम 1 ही होगा। तो मीडियम 1 से चल के आई, टकराई, टकरा करके वापस आई उसी मीडियम M1 में। तो बताइए, मीडियम चेंज हुआ, माध्यम चेंज हुआ? तो माध्यम चेंज नहीं हुआ। तो यही घटना का नाम क्या होगा? इसी घटना का नाम हो जाएगा परावर्तन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बात करते हैं, प्रकाश के परावर्तन तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, कुछ लॉ भी होते हैं। तो अब हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं, इसको डायग्राम से इसको भी समझते हैं, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है ना, तो अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया ना, तो कर दीजिए, और भी मज़ा आएगा। और डेली 7 बजे वीडियो लेकर के आते हैं, एक दिन सीटेट के लिए और एक दिन बिहार पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का क्लास 7 बजे शाम में यूट्यूब पर पक्का आपको दिख जाएगा। और मेरे फेसबुक पे भी, और जो हमसे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं
उनको भी मिल जाता है। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नियम, प्रकाश के परावर्तन, और इसी का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नियम, जिसको बोलते हैं लॉ बोलते हैं, लॉ। अब ये पढ़ने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए माना कि यह एक वस्तु है, या बोलते परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं, क्योंकि परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो ये भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए इस बार वही नाम दे देते हैं, परावर्तक सतह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग कोई सरफेस है जो मैक्सिमम रे को रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, माना कि ये एक प्रकाश की किरण है, ऐसे आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आ रही है, इस तरह से आ रही है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो देखिए किसी सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये आपतित किरण हुआ, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, सतह के जिस किसी भी बिंदु पे आया, तो मैंने माना कि ये बिंदु O है, उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। एकदम ध्यान से समझिए, आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद ये प्रकाश की किरणें क्या होगी, टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो ये जो वापस प्रकाश की किरण जा रही है, इस प्रकाश की किरण का नाम क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, ये नाम हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरी बात, आपतित किरण जिस सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु होता है। और आपतन बिंदु से क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, इस तरह से एक लंब डाल देते हैं, इस तरह से एक लंब डाल दिए, जिस लंब का नाम होता है अभिलंब। क्या नाम होता है, अभिलंब होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल N से। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण है, और ये जो अभिलंब है यह आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है, और साथ साथ यह सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का। देखिए ना, ये सतह है ना, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इधर भी कितना होगा, तो इधर भी 90 डिग्री ही होगा। चलिए अब शुरू करते हैं परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम, और ये आपको 10th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या क्या होते हैं, जिसमें से पहला नियम देखिए क्या होता है। मैं लिख नहीं रहा हूं, डायग्राम से ही समझा रहा हूं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। होता है कि नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, जो आपतन बिंदु पर डाला गया है ओ पॉइंट पर, तीनों एक ही जगह है ना, तीनों एक ही जगह है, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। और यही होता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा नियम, और ये जो दूसरा नियम है इस पर सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो दूसरे नियम का अप्लाई हम लोग सवालों में करते हैं। तो ध्यान से देखिए, और बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, पहले समझिए फिर नियम बताते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको I से इंडिकेट करते हैं, या थीटा I, आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, थीटा I से, या नहीं तो स्मॉल I से।
दोनों में से कोई एक ले लिए चलेगा। तो क्या बोले, आपतित किरण और अभिलंब नॉर्मल के बीच बने एंगल को किस नाम से जानते हैं? तो इस आई का नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं आपतन कोण बोला जाता है। एकदम ध्यान से देखिए, इसको आपतन कोण बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसीडेंट या इंसिडेंस भी बोलते हैं, जिसको आई से या थीटा आई से भी सूचित किया जाता है। चलिए दूसरा, आपतन कोण क्यों नाम दिया गया? क्योंकि आपतित किरण के साथ बना हुआ है, आपतित किरण के साथ बना हुआ है, इसीलिए आपतन नाम दिया गया है। दूसरा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए क्या नाम दिए, परावर्तित किरण और अभिलंब नॉर्मल के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं। आर से, या तो छोटा वाला आर से इंडिकेट कीजिए, चाहे थीटा आर से इंडिकेट कीजिए, कोई भी चलेगा। तो ये आर हो गया, और इस आर का नाम क्या है? इसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन एंगल से भी काम चल जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो, चाहे आई बने चाहे आर बने, यह नॉर्मल के हेल्प से बनता है। नॉर्मल के साथ जब आपतित किरण होगा तो आपतन कोण होगा, नॉर्मल के साथ परावर्तित किरण होगा तो परावर्तन कोण कहलाएगा। आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जरूरत होगी तो। अब बात करते हैं दूसरे पे, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो ये बहुत आसान है, ये देखिए क्या है, आपतन कोण। तो बताइए आपतन कोण को किससे हमने इंडिकेट किया? आई से। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, मतलब एंगल आई, आप एंगल देना हो तो एंगल भी ऐसे दे सकते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अब बात समझ में आ गई? अगर आई 20 डिग्री होगा तो आर को 20 डिग्री होना ही पड़ेगा, मतलब आई बराबर क्या होता है? आर होता है। और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? तो ये आई प्लस आर हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का एडिशन कितना होगा? तो आई प्लस आर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है, आपने दोनों समझ लिया है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मजा आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। फिर से देखिए, माना कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? अधिकांश भाग को परावर्तित कर देगा। और माना कि ये कोई प्रकाश की किरण है जो ऐसे आ रही है, जिसका नाम आपतित किरण हमने रखा था, और ये ऐसे टकरा करके फिर से ऐसे जा रही है, जिसका नाम हमने क्या दिया था? परावर्तित किरण। चलिए, तो यहाँ तक तो समझ गए। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दिया था। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ऐसे आप लंब खींचेंगे, इस तरह से आप लंब खींचेंगे, उसी लंब का नाम क्या होगा? अभिलंब होगा, जिसको एन से इंडिकेट किया। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है, इसी एंगल का नाम हमने क्या रखा? आई रखा। आपतित किरण, क्या बोला? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? तो आपतन कोण बोलते हैं, जिसको हमने ऐसे इंडिकेट कर दिया है। अब देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से, स्मॉल आर से इंडिकेट हमने कर दिया। चलिए थोड़ा सा ज्योमेट्री की बात करते हैं, सवाल यहाँ से भी आते हैं। तो बताइए, अभी मैंने जस्ट बोला था कि ये जो अभिलंब है, यह सतह के साथ, इस सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो मैंने जस्ट बताया कि सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? तो ये 90 छोटा लिख दिया होगा, 90 डिग्री के साथ कोण बनाएगा। तो देखिए, बताइए, तो ये कोण कितना होगा? ये हमें निकालना है कि ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा। ये दोनों एंगल हमें पता करना है। एक्चुअली में देखिए, ये एंगल क्या है, इसको
ये एंगल क्या है बताइए। ये सरफेस है ना, ये सतह है और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और सतह के बीच बने एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा, परावर्तित किरण और सतह के साथ बने एंगल को ये भी फाइंड करना है। तो बताइए ये एंगल कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो ये एंगल देखिए, इस एंगल को मैं एरो लेकर के नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो बताइए अभी मैंने जस्ट क्या बोला कि सतह के साथ ये एंगल कितना होगा, तो ये टोटल 90 डिग्री होगा ना। यहाँ से लेकर के इसका नाम भी रख दे रहा हूँ तब और समझ में आएगा। ए बी, इसका नाम रख दिया एक्स और इसका नाम रख दिया वाई। अब ध्यान से देखिए एन और ये ओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ओ, एन ओ ए, ध्यान दीजिए एन ओ ए 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एक्स ओ ए, हमें निकालना क्या है एक्स ओ ए, ध्यान दीजिएगा। अब यही है ना एक्स ओ ए, ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल हमें निकालना है। तो बताइए ये एंगल कितना होगा, तो टोटल 90 है, टोटल 90 है। तो 90 में से ध्यान दीजिएगा टोटल 90 है। ये ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये एंगल आई है, ये एंगल आई है और ये एंगल कुछ रहा होगा। तो आई में ये एंगल जोड़ देंगे तो 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री में से आई को घटा दें, ध्यान दीजिएगा इधर 90 डिग्री में से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई को घटा दें तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। फिर से देखिए टोटल 90 हुआ, ठीक है। 90 में से ये आई है, तो टोटल 90 है, 90 में से इस आई को घटा देंगे तो बाकी यही ना बचेगा, बाकी यही बचेगा। तो ये एंगल 90 माइनस आई हो गया। दूसरा, अब हमें निकालना क्या है, ये एंगल ना, ये इस एंगल का नाम क्या दे दें, इसका नाम रख दीजिए वाई ओ बी, चाहे बी ओ वाई भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं वाई ओ बी। हमें ये पता करना है, ये भी वही लॉजिक लगाइए। टोटल 90 डिग्री हुआ ना फ्रेंड, देखिए ना टोटल 90 डिग्री हुआ और 90 डिग्री में से ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आर होगा ना, पक्का 90 माइनस आर होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आर हो जाएगा। तो दोनों एंगल आप इस तरह से निकाल दे। सिंपल समझिए कि अगर आपको बोलेगा सतह के साथ आपतन कोण, सतह के साथ आपतित किरण कितना कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री में से आपतन कोण को घटा दीजिए। दूसरा पूछेगा कि सतह के साथ कितना कोण, सतह के साथ परावर्तित किरण कितना कोण बना रहा है, तो 90 में से परावर्तन कोण को घटा दीजिए, फटाक से आंसर निकल जाएगा। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। आइए इस पर एक छोटा सा सवाल भी कर लेते हैं, तब आपको और भी समझ में आ जाएगा। जस्ट छोटा सा सवाल, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल है, देख लीजिए बहुत मजा आएगा। ध्यान दीजिए, बने रहें। देखिए इधर देखिए, फटाफट। ये माना कि कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो ऐसे आ रही है और टकरा करके ऐसे जा रही है, और ये माना कि अभिलंब है n है, ठीक है। ये अभिलंब हमने n नाम रख दिया। और माना कि ये एंगल जो है, ये एंगल माना कि 30 डिग्री है, ये एंगल है 30 डिग्री। तो आपको बोल रहा है कि r का मान निकालो, पहला ये, दूसरा इसका नाम हमने रख दिया, कुछ नाम के चलो ये नाम दिया हुआ, माना कि ये x है, ये y है, ये o है, ये a है और ये b है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा रहा है XOA एंगल XOA का वैल्यू क्या होगा ये निकालना, और तीसरा एंगल YOB इक्वल टू व्हाट। 3 क्वेश्चन इसमें है और देखिए इसको फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या बोल रहा है कि आर निकालने के लिए, तो आर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो हम जस्ट अभी क्या पढ़ेंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, और यही होता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, यही होता है ना, अभी यही पढ़ाया। तो देखिए, तो बताइए आपतन कोण कितना है, तो आपतन कोण 30 डिग्री है ना। ये जो 30 डिग्री है, ये क्या एक्चुअल में आई है। जब आई 30 डिग्री हो तो आर भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो फटाक से क्या लिख देंगे, आर बराबर क्या होता है, तो आई होता है, और आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 डिग्री दी हुई है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एंगल XOA ये निकालना है, XOA ये निकालना है। अभी मैंने जस्ट क्या बोला कि टोटल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दीजिए। ये ने बताया कि 90 डिग्री में से आई को घटा दीजिए। तो बताइए 90 डिग्री माइनस आई कितना है, आई 30 डिग्री है, तो कितना बचेगा भाई, तो ये 60 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 60 डिग्री, और हो गया आंसर। चलिए तीसरा, अब तीसरा ध्यान से देखिए क्या निकालना है, तो YOB निकालना है। तो YOB मतलब ये एंगल निकालना है, ये एंगल, और ये एंगल तो पता है 30 डिग्री है, बिल्कुल 30 डिग्री, अभी जस्ट तो हमने निकाला 30 डिग्री। तो ये क्या होगा, टोटल 90 है, 90 में से ये एंगल घटा दीजिए, 90 में से ये एंगल घटा दीजिए, तो ये एंगल निकल जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस आर, ये एंगल को आर बोल सकते हैं ना, इसी को आर तो बोलते हैं,
90, तो 90 में से आर को घटा दीजिए तो हो गया। तो 90 डिग्री और आर कितना है, तो आई जितना है उतना ही तो आर है, तो कितना है ये 30 डिग्री, तो निकला कितना 60 डिग्री, बस हो गया, फटाक से हो गया। तो इतना समझ में आ गया ना। इस पे भी सवाल रहते हैं तो एकदम ध्यान से बने रहें, और भी बताते हैं और भी बताते हैं, बने रहिए बने रहिए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे। फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं पे रोक दे रहे हैं, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और फैन भी ऑन नहीं किया हूँ, चूँकि उसको करने पे क्या होगा कि नॉइज़ जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, फिर वीडियो में मज़ा नहीं आएगा, आपको सुनाई ढंग से नहीं देगा। इसीलिए अभी यहीं पे वीडियो रोक देते हैं, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज यहीं पे क्लास रोक देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। नेक्स्ट क्लास में यही से हम शुरुआत करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, और एक आपसे फिर आखिरी में गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें। दिख रहे हैं ना, पसीना से भीग रहे हैं, तो इतना काम कर दें और अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ वीडियो को जो बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा हो। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।